दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। आरओ स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को है। ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, अगर आप इसके अनुच्छेदों को एक बार बहुत गहरे तरीके से बारीक नज़र से देख लें और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको अगर याद हो जाएं, तो आप समझ लीजिए पॉलिटी में आप 8 से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। 8 से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स याद हो जाएं। और आर्टिकल्स याद करने के क्रम में उनका एक्सप्लेनेशन का मतलब उनके कंसेप्ट, उनकी अगर अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित हो जाए तो पॉलिटी आपके लिए बहुत सरल विषय हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो में हम संविधान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सब देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे एग्जाम ओरिएंटेड कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जब देश आजाद हुआ और संविधान सभा के तहत संविधान का निर्माण किया गया, हमारे आइन का निर्माण किया गया। जब संविधान का निर्माण किया गया तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 आर्टिकल थे। भाग कितने थे? 22 थे। और अनुसूचियां कितनी थी? शेड्यूल कितनी थी? ये थी 8। पार्ट जो थे वो 22 थे। और अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में प्रेजेंटली भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन 471 आर्टिकल्स हैं। 471 आर्टिकल्स। अब आप कहेंगे गणना की दृष्टि से क्या मतलब है? तो गणना की दृष्टि से का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 43। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। अब आर्टिकल 43 में जितने बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें जोड़ दिया गया 41A, 43A, जोड़ दिया गया 43B, फिर जोड़ दिया गया 43C, तो कुल ये कितना हो गया? अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और सामान्यतः तो 43 है ही। तो गणना की दृष्टि से अगर कोई प्रश्न आता है तो इस समय भारत के संविधान में 471 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां इस समय 12 हो चुकी हैं, पहले 8 थी। और भाग 22 हैं इस समय। 22 भाग जो है संविधान जब बन रहा था तब थे। तो आज की वीडियो में आइए क्रमवार देखते हैं कि क्या स्थिति है भारत के संविधान में अनुच्छेदों की। जैसे मैंने पहला ही बताया आपको कि गणना की दृष्टि से भारत में कितने अनुच्छेद हैं इस समय? 471। गणना की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो 471 आर्टिकल्स भारत के संविधान में हैं। इसमें बताया भी गया है कि परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, संवैधानिक संशोधन होते हैं, तो उसमें कई सारे पार्ट्स जोड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यतः वो एक ही अनुच्छेद होता है। उसके अंतर्गत उप अनुच्छेद, जैसे आपको याद होगा कि 103 जब अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 10% आर्थिक आरक्षण की बात की गई थी, तो इसमें 2 क्लास जोड़े गए थे, एक 15(6) और 16(6). अब अगर गणना की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो ये 15 ही है, लेकिन अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नई नई चीजें जोड़ी जा रही हैं तो ये अगर गणना की दृष्टि से आप कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से ये चीजें हैं। अब का खा गा मिलाकर जो बात कही गई है वही मैंने आपको बात ABC मिलाकर बताई है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। 25 हो गई है। किसी भाग में A है, किसी में B है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही ये चीजें हुई हैं। जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप याद करिए, पंचायती राज व्यवस्था की जिसमें बात की जाती है, उसमें जो है गणना की दृष्टि से जिस तरह से भागों को जोड़ा गया है, तो कई बार गणना की दृष्टि से भाग बढ़ जाते हैं। और यही सेम चीज अनुच्छेदों में भी होता है, अनुसूचियों में भी होता है। अब उनकी संख्या, अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ये सब ऐसी डिटेल हैं जो आपको बेसिकली याद करनी होंगी, समझनी होंगी। ये सब तो आप भूलने का पाप नहीं कर सकते आप। अब ये चीजें आपको दिख गई। अब हम डायरेक्ट जाएंगे टेक्स्ट में और ये देखेंगे कि भारत के संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। और अगर आप अनुच्छेदों के थोड़ा सा आप अगर गंभीरता से पढ़ते हैं तो आप समझिए कि फिर आपकी कई प्रश्न पॉलिटी में सही होने की संभावना बन जाएगी। जैसे पहला ही अनुच्छेद है, क्या कहता है? अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत की बात की जाती है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, ये किसमें है? ये आर्टिकल 1 में है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में इस बात का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश संबंधी बात की गई है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, किस मेथड से होगा, उसके बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात की गई है, या नए राज्य कैसे बनाए जा सकते हैं, उनकी सीमाएं कैसे बदली जा सकती हैं, ये किसमें है? ये आर्टिकल 3 में इस बात की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 3 में इस बात की चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है। अब आप अगर प्रश्न पूछेंगे, अगर सिटीजनशिप के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न पूछे, तो सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप, अब देखिए इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। जब सिटीजनशिप की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से 11 ये सिटीजनशिप में आता है। अगर कोई पूछे किस भाग में आता है, तो आप ये कहो कि ये पार्ट सेकंड में आता है। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप की बात की जाती है। लेकिन किसी की नागरिकता कैसे मिले, कोई व्यक्ति भारत में नागरिक कैसे हो सकता है, इसकी जो पूरी व्यवस्था है, ये किया गया है किसमें? ये किया गया है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, बहुत ध्यान से आप चीजों को देखिएगा, एक्ट 1955 इसके तहत किया गया है। इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। और इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी हुआ 2019 में, जिसको सीए कहा गया, बहुत चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जिसमें भारत के कई पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक जो हैं, मुसलमानों को छोड़कर, मुस्लिमों को छोड़कर भारत में कैसे नागरिक बन सकते हैं, उसके बारे में प्रावधानों की चर्चा की गई है। जब आप अनुच्छेद पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस आर्टिकल से संबंधित कोई नया इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया सिटीजनशिप से संबंधित चीजें बताई, तो मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए, संशोधन का जहां तक मामला है, संशोधन एक बहुत सहज प्रक्रिया है। आप एक घर बनाओ, संशोधन क्यों जरूरी होता है? बहुत सारे लोग इस पर सवाल करते हैं कि संशोधन क्यों जरूरी होता है। देखो, संशोधन क्यों जरूरी होता है, एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत आप समझो। मान लो आप एक घर बनाते हो। अब घर मैंने गलत भी बना सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पेंटर, चित्रकार नहीं हूं, तो आप समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, मेरे चित्र को नहीं। और इस घर में आपने बनाए इस तरह कुछ कमरे, कुछ किचन टाइप बना दिया, कुछ वॉशरूम टाइप बना दिया, ये घर है आपका। और मान लीजिए इस घर में 10 सदस्य पहले थे, 10 सदस्य थे, और ये घर आपने बनाया था 2002 में। बहुत बेसिक से आप समझिएगा, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। और अब चल रहा है 2025, और आपके घर में जो सदस्यों की संख्या है वो 18 हो गई है। 1-2 लोग मर सकते हैं, ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। अब ये 18 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे? इसके लिए 2 रास्ते हैं। आप घर को मॉडिफाई करो, उसको और एक्सटेंड करो, या कोई नया घर खरीदो। तो भारत का जो संविधान है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का सारा काम समाप्त हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान तब लागू भी हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान, हमारे देश का आईन हमारे देश पर लागू हुआ, और उस दिन हम उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। आप खुद इस बात को इमेजिन करो कि जब भारत आजाद हुआ होगा, तब से अब हिंदुस्तान या भारत जो भी कह लो आप, कितना चीजें बदल चुकी हैं। अब उन बदलावों को अडॉप्ट करने के लिए अपने सिस्टम में उन बदलावों के समक्ष कैसे चीजें एडजस्ट की जाएं, इसको देखते हुए बहुत सारे बदलाव किए जाने जरूरी हो जाते हैं, और बहुत सारे बदलाव किए भी जाते हैं। क्योंकि जैसा जैसा समाज बदलता है, जैसे जैसे समाज बदलता है,
समाज समाज जैसे जैसे बदलता है, समाज आप कहेंगे एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति से समाज बनता है, समाज जैसे बदलता है वैसे ही कानूनों की प्रवृत्ति भी बदल जाती है, क्योंकि कानून जो होते हैं वो समाज या देश के लिए ही होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत जरूरी होते हैं। टॉपिक पे आते हैं। अनुच्छेद 5 की बात मैंने आपको बता दी। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5 के बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि आपको बेसिक से चीजें भी समझ में आ जाए और पॉलिटिक को लेकर एक इंटरेस्ट पैदा हो। अगर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। आर्टिकल 14 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ। यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से यह चीज ली गई है कि कानून की नजर में हर कोई इक्वल है। एक आदर्श स्थिति हालांकि है कि कानून की नजर में एक स्वीपर भी बराबर है, एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी बराबर है। एवरी सिटीजन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ या अगेंस्ट लॉ, यानी कानून की नजर में हर कोई बराबर है। यह बात की गई है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में। और फिर आर्टिकल 15 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 15 में क्या बात की गई है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है? धर्म, जैसे किसी का कोई भी रिलीजन हो, स्टेट उसके साथ कोई विभेद नहीं करेगा। वेदर यू आर मुस्लिम और हिंदू और क्रिश्चियन और सिख और एनी रिलीजन यू आर अडॉप्टिंग, द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू। आप किसी भी धर्म के धारक हों, स्टेट सबको बराबरी का अधिकार देता है और हर सिटीजन हिंदुस्तान में बराबर है, भारत में बराबर है। जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तो संविधान सभा की बहसों में ये सारी चीजें बहसों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव सच विजनरी पर्सन्स, दे फॉर्म्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान वेत्ता इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार थे, अपने से आगे की बात सोचते थे। इसलिए ऐसे ऐसे एडवांस, ऐसे ऐसे समझदारी वाली चीजें भारत के संविधान में समाहित की गई, यहां इनको रखा गया। जैसे आर्टिकल 15 की मैंने बात की कि रिलीजन के आधार पर, मूल वंश के आधार पर आपका रेस क्या है, आप मंगोलाइड हो, आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, किसी भी नस्ल के हो, आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं और आपके समक्ष हर कोई व्यक्ति बराबर है और किसी के साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 की बात की जाती है। अब जाति के आधार पर, भारत में आप जानते हैं कि भारत जातियों में बटा हुआ देश है, बहुत सारी जातियां हिंदुस्तान में हैं, तो जाति के आधार पर भी संविधान में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। लिंग आमतौर पर लिंग की बात की जाती है, जेंडर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जेंडर की बात की जा रही है, जेंडर, लिंग। आमतौर पर दो ही जेंडर की बात की जाती है, एक पुरुष एक महिला। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने थर्ड जेंडर को भी वरीयता दी है। थर्ड जेंडर जिनको कहा जाता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। और भारत का संविधान का आर्टिकल 15 इस बात को स्पष्ट करता है कि जेंडर के आधार पर कोई पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, उनको किसी भी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब अगर कोई ट्रांसजेंडर, अभी आपको याद होगा बिहार में कोई ट्रांसजेंडर थी, उन्होंने कोई पद धारण किया था, तो कोई ट्रांसजेंडर है, इस आधार पर उसको रोजगार से नहीं रोका जा सकता। एक कॉन्सेप्ट समझिए, रोजगार के अतिरिक्त स्टेट द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज से, चाहे वो योजनाएं ही क्यों ना हो, चाहे वो योजनाएं ही क्यों ना हो, स्टेट की कोई भी योजना हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर इसको नहीं पाएगा। स्टेट की कोई भी योजना हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख नहीं पाएंगे। एवरीवन इज इक्वल अगेंस्ट लॉ। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। तो लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा।
धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर, वेदर यू आर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, यू आर इक्वल अगेंस्ट लॉ। लॉ इज प्रोटेक्टिंग यू, कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोटेक्टर फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। आप कहीं के भी हो, साउथ इंडियन हो, आप यूपी के हो, बिहार के हो, आंध्र प्रदेश के हो, तेलंगाना के हो, कहीं के भी हो, हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। अब आर्टिकल 17 पे आते हैं। आर्टिकल 17 पे आते हैं, इसमें क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब नौकरी समझ लीजिए। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब स्टेट किसी के साथ भी किसी को वरीयता नहीं देगा, सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ये आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 में क्या, आर्टिकल 16 में है, सॉरी। आर्टिकल 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का विरोध, छुआछूत का अंत। भारत में यदि आप छुआछूत कर रहे हो, सार्वजनिक तौर पर कर रहे हो, इंडिविजुअल स्तर पे कर रहे हो, और अगर उसकी शिकायत होगी तो आप एक अपराध कर रहे हो। और आर्टिकल 17 इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, भारतीय संविधान में रखा गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, टाइटल्स। कुछ महत्वपूर्ण टाइटल सरकारें, जैसे परमवीर चक्र हो गया, या पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये तो स्टेट आपको आपके योगदान के लिए देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई टाइटल आप नहीं रख सकते। यह आर्टिकल 18 में इस बात की बात की गई है। अब आर्टिकल 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर चर्चा में रहता है। वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों की बात इसमें की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप समझिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 19। अब इसमें बहुत सारी चीजें और हैं। आर्टिकल 19 में जो है, जब आप आर्टिकल 19 देखोगे, आर्टिकल 19 इसको सिंपल अर्थों में तो कहा जाता है राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या भी करता है, और संविधान की व्याख्या करते हुए कई सारे अधिकारों को राइट टू स्पीच के अंतर्गत लेके आया गया है। जैसे राइट टू इंटरनेट, ये भी 2020 में एक जजमेंट आया, जम्मू कश्मीर का मामला जब हुआ, जब वहां इंटरनेट बैन किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंटरनेट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, ये भी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन किया है। राइट टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन का अधिकार, इसको भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। यानी एक आर्टिकल संविधान सम्मत तो है, संविधान में लिखा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको और तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर। किस पे? आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 पर हम आते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, these two articles cannot be suspended during emergency too. You have to sustain this point in your mind. Then article 20 and article 21 cannot be suspended. किसी भी स्थिति में इन दोनों अनुच्छेदों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, उसके भी अपने आधार हैं,
क्योंकि ये मूलाधार किसी व्यक्ति के जीवन जीने का मूलाधिकार तय करते हैं, जीवन जीने का मूल आधार तय करते हैं, और अगर इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए इन दोनों आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। अब अगर जीवन जीने का अधिकार, मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे अधिकारों को इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेनका गांधी वर्सेस 1978 या 77 का केस है। मेनका गांधीवाद में क्या किया गया था? मेनका गांधीवाद में इसमें बताया गया कि पर्यावरण का जो अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। पर्यावरण का अधिकार ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। विदेश यात्रा का अधिकार, देश में कहीं जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। गरिमा में जीवन का अधिकार के तहत ये सारे अधिकार भी आते हैं। और इसको किसने बताया है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट के माध्यम से क्लियर किया है। वीडियो में आगे जाएं उसके पहले एक जानकारी, हम लोग आरओ का एक बैच चला रहे हैं, आरओ का एक बैच चला रहे हैं, जिस बैच का नाम है नव्यधारा बैच। आरओ का जो एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। इस नव्यधारा बैच में जिसकी फीस केवल 999 रुपए है, 999 रुपए है, इसमें हिंदी प्लस जीएस की सारी वीडियो क्लासेज हैं, और वीडियो क्लासेज के अतिरिक्त सारा पीडीएफ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ प्लस पीपीटी, ये आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको 5 टेस्ट प्रदान किए जा रहे हैं जो इसके साथ फ्री आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 50 टेस्ट बना रहे हैं। 50 टेस्ट जो सेक्शनल हैं वो आरओ के लिए आप अलग से ले सकते हैं, जिसकी फीस 299 रुपये है सामान्यतः। अगर आप नव्यधारा में इनरोल हो जाते हो तो ये फीस आपकी हो जाती है 149, यानी आधा आपकी फीस माफ हो जाती है। ये एक जानकारी थी। आप नव्यधारा बैच में जुड़ सकते हैं आरओ को, और बेहतर तरीके से तैयारी उसकी कर सकते हैं। अपने कंटेंट में आते हैं। आर्टिकल 21 का है जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, मैंने आपको बताया। ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात आर्टिकल 22 में की गई है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब है कि किसी के साथ फोर्सली लेबर नहीं करवाया जा सकता है, ये इस बात की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालक जो होंगे वो काम नहीं करेंगे, जो बच्चे होंगे। आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और उसको फैलाने की स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसको भी आप जो है दिमाग में रखिएगा। फिर आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 31, 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है, नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यही फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर के रूप में आर्टिकल 2 to 6 में हाईकोर्ट यही बात करता है। फिर आर्टिकल 39 है, इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। ये नीति निदेशक तत्वों की बात इसमें की गई है। 39(9) समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय का मतलब सबके लिए बराबर न्याय मिलेगा उनको, और अगर कोई अपना वकील नहीं तय कर पाता है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाएगी। इसी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है नालसा। नालसा इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया है। आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। पहले ये स्टेट पॉलिसी में था, बाद में इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करके पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 से महात्मा गांधी के विचार डायरेक्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं विचार करिएगा। आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 43 खा क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जहां तक मुझे याद है हुआ था, याद रखिएगा सहकारी समितियों की बात। और आर्टिकल 44 अक्सर चर्चा में रहता है, यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, इसको कभी मत भूलना। अंबेडकर साहब इस आर्टिकल
की बहुत वकालत करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की भी बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कभी किसी अन्य वीडियो पर बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन व्यवस्था और जीवों की रक्षा की बात करता है। फिर आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का पृथक्करण जो सिद्धांत था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, एक फ्रेंच फिलोसफर थे, अमेरिका ने लागू किया। भारत में व्यवस्था काफी हद तक लागू है, लेकिन भारत में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ शक्तियों का संतुलन का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के थ्रू चुनी जाती है। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। फिर 51 का में मूल कर्तव्य की बात की गई है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, नागरिकों को क्या कर्तव्य है। ये परिवर्तनीय नहीं होते, न्यायालय में इनको आप जो है इनका चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आर्टिकल 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात यहाँ पे शुरू हो गई है। आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की, भाग 5 की बात हो रही है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 58 क्या है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात है। 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात अनुच्छेद 60 में की गई है। 61 में क्या है? 61 जो है इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इसमें दी गई है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो भी थोड़ा टफ चीजें हैं या इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मैं इंगित करता जा रहा हूं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 आप जरूर याद करें। आर्टिकल 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, डेथ हो जाए, तो उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति कुछ हो जाए तो सीजेआई होंगे। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि के संदर्भ में कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लौकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, इस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। और आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति इज बाउंड, प्रेसिडेंट इज बाउंड। प्रेसिडेंट जो होगा वो किसकी सहायता पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सहायता पर काम करेगा। मंत्रिपरिषद जो कहेगी उसकी सहायता पे, उसकी सलाह पर काम करेगा। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, नाम मात्र का। और असली जो होता है वो कौन होता है? वो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये वास्तविक प्रधान होते हैं। ये चीज आप याद रखिए, समझिए। संसदीय लोकतंत्र में यही चीज होती है, एक नाम मात्र का प्रधान, एक वास्तविक प्रधान होता है। आर्टिकल 74 में बताया मैंने आपको क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब अनुच्छेद 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये कहाँ है? आर्टिकल 75(1) में है। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी है। ये क्या होता है? ये कार्यपालिका का सदस्य होता है, भारत की जो कार्यपालिका होती है उसकी सदस्य होता है। महान्यायवादी भारत के जो लीगल पक्ष होते हैं, मुकदमे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में लेके भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ये संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान है, कैसे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, इसके बारे में 79 में है। 80 में क्या है? राज्यसभा का स्ट्रक्चर है, आर्टिकल 80। 81 क्या है? लोकसभा की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा 80 है। 83(1) में क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। स्थायी सदन का मतलब 2 साल में 1/3 भले लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सदस्य कभी भंग, ये सदन कभी भंग नहीं होगा। जैसे लोकसभा में 5 साल में लोकसभा का डिजोल्यूशन हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है, बट राज्यसभा के मामले में ये चीज लागू नहीं होती है। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। लोकसभा में क्या क्या सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे आप बताइए? 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 हैं। ये सारी चीजें भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है। आर्टिकल 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके तहत एंग्लो इंडियन के जो प्रावधान होते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। 83(1) राज्यसभा एक स्थायी सदन है। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, क्या मतलब योग्यता होगी सांसदों की। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्तावसान और विघटन, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 101
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर क्या करेगा, स्पीकर मत दे सकता है। अब अनुच्छेद 108 क्या है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब संयुक्त बैठक होती है तो उसको अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे है अनुच्छेद 109, धन विधेयकों के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। धन विधेयक कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, कौन निर्णय लेता है और कैसे किस तरह से वो पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है, क्या वो उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये सारी चीजें आर्टिकल 109 में व्यक्त की गई हैं, बताई गई हैं। आर्टिकल 110, धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। द डिफिनेशन ऑफ मनी बिल इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 सॉरी आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, बजट की बात की गई है, बट बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट शब्द भारत के संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है आर्टिकल 112 के तहत। आर्टिकल 117 है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल के बारे में इसमें विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, यानी संसद में कुछ भी हो जाए भैया, कोर्ट इनकी जांच नहीं कर सकता है। ये भी क्या है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण है। आर्टिकल 11। आर्टिकल 122 123 में क्या है, संसद के वृत्तांत काल में क्या है, अध्यादेश की बात की गई है। कौन सा, आर्टिकल 123 अध्यादेश के संदर्भ में चर्चा करता है। जब संसद ना चल रही हो, राष्ट्रपति को लगे कि कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें नियम कानून कायदे बनाने जरूरी हैं, तो वो 123 के तहत महाभियोग 123 के तहत अध्यादेश कर सकता है। 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। 137 क्या है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो समस्त न्यायालयों पर लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय जो निर्णय पारित कर देगा, कोई दूसरा न्यायालय उस निर्णय को बदल नहीं सकता। सेम परिस्थितियां आने पर उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसकी नजीर दी जाएगी, और यही चीज अभिलेख न्यायालय होना है, समझिएगा। और पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति है, आर्टिकल 137 में इसकी चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने भी निर्णय को रिव्यू कर सकता है और संसद के नियमों और कार्यपालिका के जो काम होते हैं उनको रिव्यू कर ही सकता है। आर्टिकल 143 क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है तो वो देने के लिए बाध्य है। 148 में क्या है, सीएजी है, कैग का प्रावधान है 148 में। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि के बारे में राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। फिर आर्टिकल 162 में क्या किया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 1641 में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। अब अगर राज्य का महाधिवक्ता होगा तो केंद्र का क्या होगा, महान्यायवादी होगा। और महान्यायवादी और महाधिवक्ता लगभग वही पावर होती है जो उसके सेंटर में होती है। इसकी आर्टिकल है 76, इसकी आर्टिकल है 165। 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन है। 174 क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्तावसान करने की पूरी शक्ति का वर्णन किया गया है। फिर आर्टिकल 200 है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर जो अनुमति दी जाती है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। और 201 में क्या है, अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राज्यपाल चाहे तो अगर उसको ये लग रहा है कि ये जो राज्य द्वारा बनाया गया कानून है एक संघात्मकता पर खतरा हो सकता है या फिर इस पे राष्ट्रपति की राय जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति पर को इस विधेयक को पास कर सकता है, राष्ट्रपति विल डिसाइड। फिर 213 में है, 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में जो उसके अंतर्गत आने वाले न्यायालय होंगे वो सेम कंडीशन में सेम निर्णय देने के लिए बाध्य होंगे, वो नजीर की तरह माना जाता है। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। जैसे आप मान लीजिए एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है और बड़े भाई ने कोई बात कह दी तो छोटा भाई कहेगा भैया ने कहा है, सही कहा होगा। ऐसे ही है, मतलब भैया ने जो कह दिया वो प्रमाण हो गया। इसी तरह से उच्च न्यायालय ने कह दिया तो जिला न्यायालय कहेगा कि भैया ने कहा है, सब सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उच्च न्यायालय कहेगा, जिला न्यायालय कहेगा भैया ने कहा है, सब सही है। यही अभिलेख न्यायालय का होना है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके संदर्भ में उसके पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। फिर 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है।
फिर 231 है, 2 या से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। 233 है, जिला न्यायालयों की नियुक्ति है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। 243 का ग्राम सभा की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। 243 का ये कब जोड़ा गया? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1993 में इसको जोड़ा गया, ये बात याद रखिएगा। 243 खा है, पंचायतों का गठन है। 243 गा है, पंचायतों की संरचना है। 243 घा है, पंचायतों के स्थान का आरक्षण है। 243 झा है, पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों में सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। इसको याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद आपको करना ही करना है। 243 झा। अनुच्छेद 243 टा है, पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। 243 था है, नगर पालिकाओं का गठन, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू है, आप याद कर लीजिएगा। 243 या का है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। ये 243 में जो है पूरा आप देखेंगे तो ये जो है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ है उसके थ्रू तहत चीजें जोड़ी गई हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण चीज पे। 249 राज्य सूची के विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय हित के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अगर राज्यसभा कोई बात ये बता दे कि अमुक विषय राष्ट्र हित में है तो राज्यसभा अगर ये बता देती है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। फिर 253 है, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 अंतरराज्यीय नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण है, ये चीज है। फिर 263 है, 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। 267 क्या है? भारत की आकस्मिकता निधि जो कंटिजेंसी फंड होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। दो सौ अस्सी है, आप जान ही रहे हैं, वित्त आयोग की बात की गई, इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा। 300 का क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये जो है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, बाद में इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको जो है 300 का में रख के एक संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया, विधिक अधिकार घोषित कर दिया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS PCS। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 324 निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निदेशन और निर्वाचन आयोग की बात। 324 आर्टिकल 324। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर चयन। पहले 21 साल एज थी, 18 साल किस संविधान संशोधन के तहत हुई आप बताओ? अनुच्छेद 331 क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, जिसको बाद में 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। ये 332 क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की चर्चा है। 332 का है? राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय, जिसको खत्म कर दिया गया। 338 इंपॉर्टेंट है, PCS में आया था इस बार। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST आयोग। 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, OBC। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी से संबंधित जो प्रावधान है। अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग है। 350 का क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं की बात की जाती है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस परिभाषा में बदलाव किया गया था। फिर 356, जिसमें अभी 356 कहाँ लगा है आप बताइए? मणिपुर में लगा है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। आप इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, जानें, प्रयास करें और हमारे आरो नव्यधारा बैच से आप जुड़ें। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 999 फीस है, जिसमें सारे वीडियो, GS और हिंदी के कंटेंट और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको हमारे और टेस्ट पेपर जो हो रहे हैं वो 299 में 50 सेट का हमारा एक ऑनलाइन सेट है, 50 सेट इसमें है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो आरो के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।